हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्री क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग पढ़ रहे हैं BHIC 113 इग्नू का, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1 कवर कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बना दिया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से इम्पेरियलिज्म का इफेक्ट इंडियन सोसाइटी पे पड़ रहा था। ठीक है, और आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके वो चेक करें। आज हम लोग यहाँ से कवर करने वाले हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड फर्दर टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड से। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब देखो, एग्रीकल्चर तो हमारे देश में सदियों से हो रहा था। अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ एक ऐसे फूड क्रॉप्स थे जिनको स्पेशली अंग्रेज जबरदस्ती यहाँ पे उगवाने लग जाते हैं। ठीक, पहले हम लोग क्या करते थे, मेजरली जो फूड ग्रेन क्रॉप्स थे उनको यूज करते थे ना खाने पीने के लिए। लेकिन अब कैश क्रॉप्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाने लग गया। क्या होता है कैश क्रॉप्स और क्या होता है फूड ग्रेन क्रॉप्स? फूड ग्रेन क्रॉप्स हो गया जो हम नॉर्मल खाना खाने के लिए यूज़ करते हैं, दालें हो गई, चावल हो गया, है ना, आटा के लिए वीट हो गया, बार्ले हो गया। ये सारी चीज़ें हमारी थी, मेजरली नॉर्मली हम ग्रो करते थे, जो आज भी होता है। लेकिन कैश क्रॉप्स पे अचानक बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाने लग गया। जो पहले हम बैलेंस्ड वे में चलते थे, अब इन्होंने बैलेंस बिगाड़ दिया हमारा। अब ये क्या करते थे कि कैश क्रॉप ही उगाओ, चाहे फूड ग्रेन उगाओ या ना उगाओ। ठीक, कैश क्रॉप्स क्या है? कॉटन की खेती करना, इंडिगो की खेती करना, टोबैको की खेती करना, शुगर केन का एक्सेसिव खेती करना। तो ये सब कैश क्रॉप्स के तहत आते हैं। और भी बहुत कुछ होता है कैश क्रॉप, लेकिन उस जमाने में मेजरली यही थे कुछ एक कैश क्रॉप्स। ठीक, टी भी है, कॉफी भी है, ये सारे के सारे कैश क्रॉप्स हैं। तो जो खेत जहाँ पे पहले खाना के लिए अनाज उगता था, अब वहाँ ये लोग कैश क्रॉप्स उगवाने लग गए जबरदस्ती। खास करके कॉटन का तो भयंकर बूम आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले कॉटन यूएसए में बहुत ज्यादा होता था। ठीक, लेकिन वहाँ पे आज़ादी होती है, आज़ादी के बाद फिर 100 सालों तक लगभग लगभग वहाँ जो काले लोग थे, ब्लैक लोग थे, है ना, उनको स्लेव बना के रखा हुआ था वाइट लोगों ने, अमेरिका में। फिर अब्राहम लिंकन आते हैं, उन्होंने सिविल वार लीड किया, और फिर कहीं ना कहीं जो ब्लैक और वाइट का उनका भेदभाव था वो खत्म होता है 1860-64 के बीच में। तो अचानक वहाँ पे प्रोडक्शन घट जाती है, भयंकर तरीके से घट जाती है अमेरिका में कॉटन प्रोडक्शन। वरना पहले कॉटन वहीं से इंग्लैंड ज्यादा लेता था अपना, उसके लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए, वहां से भी मंगा रहा था, इंडिया से तो पहले से ही जा रहा था। लेकिन अब क्योंकि वहां से बंद हो गया तो उन्होंने फोकस किया कहाँ करें, हम इंडिया पे करते हैं। इंडिया के लोग तो चुपचाप सही रहे हैं हमारा, तो इन्हीं को दबाओ और दबाओ, दबने वाले को और दबाया जाता है, तो और दबाने वाली बात हो गई, है ना। तो इन्होंने और ज्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़वा दिया। ठीक है, अब ये प्रोडक्शन हद से ज्यादा होने लग गया। इसमें होता क्या था, इसमें बहुत तरीके से लोगों पे मार पड़ी, बेचारे जो गरीब थे। एक तो क्या हुआ कि आपका यहाँ पे जो बनिया तक थे ना, आपके विलेज में बनिया जो थे, जो गांव के बेचारे गरीब किसान होते थे, किसान भी कई कैटेगरी के थे लैंड के हिसाब से, है ना, जैसे आज भी है। कोई बहुत ही ज्यादा अमीर थे, कुछ मिडिल के थे, कुछ गरीब थे। जो गरीब बेचारे थे या मिडिल के थे, वो नॉर्मली क्या करते थे, बनिया वगैरह से, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था कि लेते रहते थे पैसा वैसा ब्याज पे, ताकि वो खेती चला सके। क्योंकि कभी भी सूखा उखा पड़ जाता था अंग्रेजों के टाइम पे, तो खास करके सूखा पड़ने लग गया था ज्यादा ही, क्योंकि अगर बरसात नहीं हुई तो इरिगेशन भी प्रॉपरली नहीं था, तो ज़्यादा ही और टैक्सेस भरना ही पड़ता था, तो उनको ब्याज लेकर भरना पड़ता था अंग्रेजों को, है ना। तो बनिया वगैरह से पैसा लेते थे, गांव के बनिया वगैरह से। तो इन बनियों ने क्या किया कि इस कॉटन बूम का, है ना, क्योंकि अंग्रेज बड़ा डिमांड कर रहे थे, भाई हमें कॉटन चाहिए, कॉटन चाहिए। तो ये क्या करते थे, इनको पैसा भी पकड़ाते थे, इनको कहते थे कि तुम कॉटन की खेती करो और हम तुमको भी पैसा मिलेगा, अच्छा मेरे को भी अच्छा पैसा मिलेगा। बट ये बेचारे उन गरीब किसानों का फायदा उठा लेते थे कि जब खेती हो जाती थी तो ये क्या करते थे, उनसे ब्याज का अपना पैसे के नाम पे उठा लेते थे उनसे कॉटन कम पैसों में, और अंग्रेजों को ज्यादा पैसा ज्यादा में बेचते थे। ठीक है, और आप देखो फिर तो एक तरीके से क्या हुआ, इसने भी एक तरीके से हमारे देश में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा बढ़ा है। क्योंकि जो इंडिया में भी खपत होता था ना थोड़ा बड़ा, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेचारे जैसे तैसे चला रहे थे हमारे देश के लोग कॉटन बेच के, लेकिन कॉटन का रेट इतना ज्यादा बढ़ गया कि जो बेचारे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे, इतना महंगा। अगर वो कॉटन लेंगे तो फिर बेचेंगे कैसे? तो
अगर कोई चीज़ मशीन से बन रही है तो वो तो सस्ती बनती है, लेकिन कोई हाथों से बना रहा तो वो तो बहुत महंगा पड़ेगा, है ना। तो एक तो ये हाथों से बनवा रहे थे या छोटी मोटी अपनी मशीन से बनाते थे लिमिटेड कैपेसिटी में, और अगर उसमें उनको कंपटीशन करना था विदेश से आए हुए कपड़े अंग्रेजों के, तो अगर कॉटन भी उसमें महंगा हो जाएगा तो फिर वो कॉम्पीट ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो वही हुआ, और भी ज़्यादा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लग गया। जो बची खची छोटी मोटी और भी इंडस्ट्रीज थी वो भी बंद होने लग गई धीरे धीरे, क्योंकि रेट बढ़ने लग गया इनका। और दूसरी तरफ क्या हुआ, लोगों पे तो भयंकर मार पड़ी, क्योंकि जो नॉन फूड जो फूड ग्रेन आइटम था उसका प्रोडक्शन गिर गया। ठीक है, स्टैट डाटा के हिसाब से 1891 से लेकर 1946 के बीच में हमारी पॉपुलेशन 0.67% पर एनम के हिसाब से इंक्रीज हुई, लेकिन फूड ग्रेन का प्रोडक्शन खाली 0.11% पर एनम के हिसाब से हुआ इंक्रीज। आप सोच के देखो कितना डिफरेंस है। हाँ, तो पर एकड़ प्रोडक्शन भी हमारी गिरी भयंकर तरीके से, 0.18% पर एनम गिर गई फूड ग्रेन की प्रोडक्शन। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या हुआ, अगर फूड ग्रेन की प्रोडक्शन घटेगी तो उसका रेट बढ़ता चल जाएगा, है ना। आज भी ऐसे ही होता है, आप देखते हो कभी कभी प्याज का रेट 100 पहुंच जाता है, फिर कभी आलू का रेट बढ़ जाता है, कभी किसी और चीज का रेट बढ़ जाता है। तो उस जमाने में तो भयंकर रेट बढ़ा हुआ होगा, लोगों के पास पहले ही पैसा नहीं होता था, कैसे कोप अप करते, है ना। तो ये प्रॉब्लम्स हुई उस जमाने में, आप सोच के देखो। फिर रूरल सोसाइटी पे इसका क्या इफेक्ट हुआ कमर्शलाइजेशन पे, जैसा कि अभी हमने डिस्कस ही कर रहे थे, है ना। जो बनिया वगैरह गांव के होते थे वो बहुत फायदा उठा रहे थे इस बात का लेकर के। साथ में बनियों के साथ साथ दलाल भी होते थे, है ना, वो भी इस चीज का बहुत फायदा उठाते थे। ठीक, दलालों ने बनियों ने बहुत पैसा कमाया इस चीज को लेकर के, कॉटन बूम को लेकर के, है ना। अब ये मनी लैंडिंग जो ये चीजें ज्यादा होने लग गई, है ना, कॉलोनियल एरा में, तो उसके चलते आप देखते हो कि सोसाइटी में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस भी आ जाता है ना। आपको दिखने लग जाती है। देखो मैं यहाँ पे थोड़े से नोट्स भी लेके आया था आज आपके लिए, कि हम क्या देखते हैं इस जमाने में, आपको दिखता है कि राइज ऑफ मनी लैंडिंग है, बहुत ज्यादा मनी लैंडिंग चालू हो जाता है ना। क्यों मनी लैंडिंग ज्यादा चालू हो गया, क्योंकि एक तो अगर क्रॉप फेलियर भी हो गया तो अंग्रेजों को कोई लेना देना नहीं था, उनको पैसा चाहिए था, तो लोग क्या करते थे, बनियों से ब्याज पे पैसा लेकर के टैक्स भरते थे, है ना। और इस तरीके से मनी लैंडिंग करने लगे। प्लस क्या होता था, आपने देखा कि कॉटन बूम के चलते कितना ज्यादा पैसा, कितनी ज्यादा महंगाई बढ़ गई, तो आपका फिर उनको पैसा चाहिए, तो पैसा कौन देता था, बनिया ही देता था, क्योंकि उसको आपका वो सूद पे पैसा खाते थे, है ना, सूद का पैसा लेते थे वो। फिर आप देखो ग्रोइंग डिवीजन अमंग द फार्मर्स हमें देखने को मिलता है इस जमाने में, क्योंकि कुछ तो अमीर थे, है ना, फार्मर्स, तो वो क्या करते थे, जब प्राइस अच्छा होता था तब बेचते थे, नहीं प्राइस अच्छा मिलता था उनके सामान का तो वो नहीं बेचते थे। ठीक है, लेकिन जो बेचारे गरीब थे वो तो डेप्ट में ही फंसे रहते थे हमेशा ही, मनी लैंडर्स के, उनके पास तो कोई चारा ही नहीं था, वो डेट ट्रैप में ही फंसे हुए थे एक तरीके से। तो आप देखते हो कि सोसाइटी में डिफरेंसेस दिखता है भयंकर तरीके से हमें ना, अमीर फार्मर्स का और गरीब फार्मर्स का। इसमें से कई तो बेचारे क्या हुआ, लैंडलेस लेबर तक बन गए, उनके पास पैसा तक देने का एक वक्त ऐसा आ गया, इतनी बार उन्होंने पैसा ले लिया बनिए से कि बनिए ने पैसा देना बंद कर दिया, है ना। वो कहने लग गया कि नहीं नहीं, तुमने पहले का बहुत पैसा नहीं दिया है, ब्याज बहुत ज्यादा हो गया, तुम नहीं दे सकते, तो अब मैं और दूंगा भी नहीं। और वो क्या करते थे, उनकी जमीनें ले लेते थे उसके बदले में, है ना। तो इस तरीके से कई तो लैंडलेस लेबर बन गए, और लैंडलेस लेबर की बहुत ज्यादा लोग लैंडलेस लेबर हो गए थे उस जमाने में, बहुत ज्यादा। ये भी हमें ब्रिटिश सोसाइटी में देखने को मिलता है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन तो हुआ ही, जैसा कि अब दिख रहा है कि कुछ जो किसान अच्छे थे, बेटर थे, वो लोग क्या करते थे, अपना सामान रोक के रखते थे, और जब रेट अच्छा आता था तो वो बेचते थे। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि 1931 का डाटा से पता चलता है कि लैंडलेस लेबर लगभग लगभग 37.8% थे उस जमाने में। ठीक है, और जो छोटे मोटे लैंड होल्डिंग के साथ थे 5 एकड़ से कम, वो लगभग 9% लोग थे। ठीक, और टेनेंट्स और शेयर क्रॉपर्स लगभग लगभग 24.3% लोग थे। ठीक है, और 5% से 5 एकड़ से ऊपर की जमीन के साइज का फार्मर्स, बेटर ऑफ फार्मर्स 25% थे। ठीक है,
तो आप देखो मेजरली कितने डाउन में, लगभग लगभग 50% से ऊपर तो फार्मर ऐसे हैं जिनके पास लैंड ही नहीं है ना, वो बेचारे जैसे तैसे गरीबी में जी रहे हैं। 25% ऐसे हैं जिनके पास 5 एकड़ से ऊपर है, और 9% ऐसे हैं जो 5% से 5 एकड़ से नीचे हैं, जिनकी हालत मतलब ठीक ठाक है, ज़्यादा बढ़िया नहीं है। और एकदम बहुत ही बढ़िया वाले जो बस बैठ करके ऐश कर रहे हैं, और लेबर्स उनके काम कर रहे हैं खेती वेती में, बहुत हाई क्लास जो थे फार्मर्स, ऐसे खाली 3.6% थे। ठीक, तो मैक्सिमम लोगों की हालत बड़े खराब थे। अब अगर हम बात करें मॉडर्न इंडस्ट्री और इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास का क्या हाल था भाई, तो देखो इंडिया में भी धीरे धीरे इंडस्ट्रीज खोल, पहले भी चलती थी हमारी इंडस्ट्रीज है ना, पर धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन ये लोग करने लग गए, लेकिन कुछ खास हुआ नहीं यहाँ पे। क्यों नहीं हो पाया खास हमारे यहाँ, इसके यहाँ पे देखते हैं। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी अंग्रेजों ने बनाया है ना इंडिया में, अगर आप रेलवे की बात करो है ना, मेजरली उन्होंने रेलवे ही बनवाया, तो वो रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो अंग्रेजों ने अपने लिए बनाया था, ताकि वो किस तरीके से जो पोर्ट पे सामान आता है उसको फटाफट इंडियन मार्केट में पहुंचाओ, और जो इंडियन मार्केट के रॉ रिसोर्सेज है उनको फटाफट पोर्ट पे पहुंचाओ। इसलिए रेलवे बनाया गया था, उसका मेन काम यही था। ठीक, लेकिन ठीक है, इसके इससे इंडियंस को भी फायदा हुआ, बिजनेस में इंडियंस को भी फायदा हुआ था, लेकिन इंडियन की जो इंडस्ट्रीज थी वो बहुत ही ज़्यादा पिट रही थी इनकी पॉलिसीज की वजह से, खास करके कॉस्ट्यूम टेक्सटाइल वाली है ना। क्योंकि गवर्नमेंट जो थी वहाँ से भयंकर तरीके से इंपोर्ट करा रही थी मैनचेस्टर क्लॉथ, और ऐसी ऐसी पॉलिसीज ला रही थी जिससे जो कि इंडियन इंडस्ट्रीज के फेवर में नहीं था। फॉर एग्जांपल, कोई इंपोर्ट टैक्स नहीं लगता था है ना उन कपड़ों पे, और प्लस जो इंडिया से कपड़े जाते थे उन पे वो टैक्स ठोकते थे। तो इंडियन इंडस्ट्री तो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज की भेंट चढ़ रहे थे खाली। लेकिन थोड़ा सा बूम आता है वर्ल्ड वार 1 के आसपास में जाकर के, थोड़ा हम देखते हैं कि इंडियन इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखने को हमें मिलती है, क्योंकि अब अंग्रेजों को क्या चाहिए था, कपड़े चाहिए थे भयंकर तरीके से, यूनिफॉर्म वगैरह के लोगों को, प्लस क्योंकि जाते थे वो लड़ाइयाँ ऐसी ठंडी वगैरह जगह में लड़ने के लिए, तो उसके लिए उनको कपड़े चाहिए थे बहुत ज़्यादा, तो वो फिर इंडिया से मंगाते हैं। उस समय इंडियन इंडस्ट्री को थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिलता है। इवन इंटरवार पीरियड में थोड़ा सा हमें देखने को मिलता है कि इंडियन इंडस्ट्री थोड़ा सा ग्रो करती है। ठीक, लेकिन फिर भी हम कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इनकी पॉलिसीज ही ऐसी थी, ये चाहते ही नहीं थे कि हम ग्रो करें। और जो नेशनलिस्ट लोग थे है ना, नेशनलिस्ट लीडर जो थे, उनको भी समझ में आया कि हमारे जो कैपिटलिस्ट क्लास है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, और इनके लिए हमें भी आवाज़ उठानी चाहिए। तो वो बिजनेस क्लास के साथ मिलके आवाज़ उठाते हैं। अब देखो, अगर डाटा का देखें हम यहाँ पे आपकी बुक में, तो नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो आपका 1900 से 1994 में इंडस्ट्री का, सॉरी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंडस्ट्री का कितना कंट्रीब्यूशन था, वो अगर हम देखें तो 1900 से लेकर 1904 के बीच में 12.7% था। 1915 से 1919 के बीच में देखें तो 13.6%। हाँ, 1940 से 1944 के बीच में देखें तो 16.7%। तो आप देखो लगभग लगभग स्टैग्नेंट है ना, कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था ये इंडियन इकोनॉमी में इंडस्ट्री, एकदम समझ लो नेग्लिजिबल। ठीक, अगर हम दूसरे सेक्टर्स की बात करें, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें हम, तो एग्रीकल्चर जो है आपका 1900 से 1904 में लगभग 64% है, 1915 से 1919 के बीच में लगभग 60%, और 1940 से 1944 के बीच में 47%। तो आप देखो एग्रीकल्चर जो है लगातार उसका कंट्रीब्यूशन गिरता जा रहा है। क्यों? क्योंकि लैंडलेस लेबर ज़्यादा हो रहे थे, हद से ज़्यादा लैंडलेस लेबर हो गए थे। बनिए वगैरह क्या कर रहे थे, और जो दलाल वगैरह थे, ये लोग ज़मीनें हथिया के बैठ गए थे। अब ये खुद तो करते नहीं थे खेती वेती, तो बस ये ज़मीन दबा के बैठे हुए थे, ज़मीनें ऐसी खाली पड़ी रहती थी, उनमें खेती नहीं करते थे, क्योंकि ये खुद तो कर नहीं सकते थे खेती, है ना। तो लैंडलेस लेबर होने के कारण लगातार एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन गिरता रहा, हम देख रहे हैं डाटा में हमें पता चल रहा है। हाँ, टर्शियरी सेक्टर में भले ही हमें ग्रोथ देखने को मिलती है, क्योंकि इंडस्ट्रीज ग्रो हो रही थी, तो इस चलते चाहे अंग्रेजों ने भी अपनी इंडस्ट्री लगाई, वार पीरियड के लिए उनको चाहिए था लोहा वगैरह, है ना। तो जमशेदपुर वगैरह की जो ये फैक्ट्रीज वगैरह आप देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों के कोलैबोरेशन में ही बनी थी। ठीक है, अंग्रेजों को लोहा चाहिए था वहाँ लड़ाई के लिए बहुत ज़्यादा, तो इस चलते डेवलप हुई, और उसके चलते टर्शरी सेक्टर जो है, सर्विस सेक्टर, वहाँ पे थोड़ा सा हमें देखने को मिलता है ग्रोथ। तो 1900 में ये लगभग लगभग 24% थी,
और 1940 से 45 के बीच में लगभग 36% के आसपास ग्रोथ होती है इसमें। तो इसी सेक्टर में खाली हमें एक ग्रोथ देखने को मिलती है। और ये चीज़ें तो दादा भाई नारोजी 1860 से ही बोल रहे थे कि देखो ये हमारा ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रहा है, यहाँ से सारा पैसा लेके जा रहे हैं हमारा, है ना। 1860 में ही दादा भाई नारोजी ने कैलकुलेट किया था कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम उस जमाने में 20 रुपए पर एनम थी हर आदमी की, ठीक है। और एट द सेम टाइम अगर आप देखो अंग्रेजों का डाटा जो हमें देखने को मिलता है, कोई माइकल एंड डेन करके एस्टिमेट लगाते हैं, उन्होंने बताया कि 1870 में अंग्रेजों की पर कैपिटा इनकम थी 24.4 पाउंड, जो कि इंडिया के लगभग 568 रुपए थे उस जमाने में, ठीक है। अब सोचो हमारी इनकम है 20 रुपए पर एक साल में, और उनकी 568 रुपए, लगभग 30 गुना ज्यादा हमसे उस जमाने में तब भी थे अंग्रेजों की इनकम। क्यों? क्योंकि सारा का सारा पैसा यहाँ से ड्रेन करके जा रहा था, ये उठा करके सारा पैसा उठा के यहाँ से ले जाते थे इंडिया से, है ना। खुद का तो कुछ खर्चा कर ही नहीं रहे थे, सब इंडिया पे ही जी रहे थे, ये तो इंडिया का खून चूस रहे थे एक तरीके से आप कह सकते हो। और इंडिया की जो है ना पर कैपिटा इनकम लगातार कांस्टेंट ही रही ब्रिटिश रूल में। आप अगर डाटा से देखोगे तो लास्ट के 50 साल में भी कुछ नहीं बढ़ा हमारा पर कैपिटा इनकम। आप देखो 1900 से 1904 के बीच में पर कैपिटा इनकम बढ़ के 52 रुपए होती है, फिर 15 से 19 के बीच में 57 रुपए 30 पैसे, फिर 1940 से 44 के बीच में 56 रुपए। तो क्या अंतर है आप देख लो, 52, 57, 56, मतलब 50 साल में खाली सेम टू सेम ही रहा है, थोड़ा सा ऊपर से 3-4 रुपए ऊपर नीचे हुए बस 50 साल में। सोच के देखो 50 साल तक किसी परिवार की इनकम ही ना बढ़े तो क्या होगा, जबकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, हर घर में लोग बढ़ रहे थे, है ना। फिर कॉलोनियल स्टेट का रोल अगर हम देखें, कॉलोनियल स्टेट का जो रोल था वो बहुत ही इंडिया के अगेंस्ट था, है ना। ये सब हम पढ़ चुके हैं ना, लिमिटेड इम्पैक्ट। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सबसे पहले तो प्रायोरिटाइज किया अपनी ब्रिटिश बिजनेसेस को, है ना। उन्होंने ब्रिटिशर्स को गारंटी दी, अपने इन्वेस्टर्स को, ब्रिटिश कैपिटलिस्ट्स को, कि आप इंडिया में आओ, पैसा लगाओ, इंडियन रेलवे में लगाओ, चाहे वहाँ कैसा भी हो, है ना, रेलवे परफॉर्म करे ना करे, उन्होंने गारंटी दी कि हम मिनिमम आपको 5% देंगे, ठीक। फिर उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश गुड्स आते थे इंडिया में, मैनचेस्टर के क्लॉथ्स आते थे, उन पर कोई टैक्स नहीं लगाते थे वो। तो इस तरीके से उन्होंने अपने जो हमारे देश की इंडस्ट्रीज थी उनको बर्बाद कर दिया, ठीक। और यहाँ तक कि फेमिन के टाइम में, है ना, जो सूखा पड़ता था, अकाल पड़ता था, तो तब भी यहाँ से हमारा फूड ग्रेन उठा करके अपने देश ले जाते थे। सोच के देखो, यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, आपने देखा कि 40 करोड़ लोग भूख से इनके टाइम पे फेमिन से अफेक्ट होते हैं, लेकिन इनको कोई लेना देना नहीं था कि इंडिया में लोग मरते हो तो मरते रहे, ये उठा करके हमारा खाना अपने देश ले जाते थे। ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस अगर आप देखो, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, तो वहाँ के जो बिजनेसमैन थे ना, वो अपनी गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा दबाव डालते थे कि इंडिया में तुम ऐसी पॉलिसीज लाओ जिससे कि हमारा घाटा ना हो। फॉर एग्जांपल, जो मैनचेस्टर क्लॉथ के कैपिटलिस्ट लोग थे, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट पे दबाव डाल करके ये पॉलिसी बनवाई कि आप हमारे क्लॉथ को इंडिया में टैक्स नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर इंडिया से कोई बेचने आ भी रहा है ना यहाँ किसी भी तरीके से, उनकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है और उसकी डिमांड अभी भी है उनके देश में, ब्रिटिश में, तो उस पर टैक्स लगाओ, टैक्स बढ़ाते रहो, एक्स्ट्रा करके उनको दबाओ, खत्म करो ब्रिटिश इंडियन इंडस्ट्रीज को। ये अपने गवर्नमेंट पे दबाव बनाता है, उनकी गवर्नमेंट इनके साथ हेल्प भी करती थी, है ना। एकदम लेसे फेयर वाला रवैया अपनाया गवर्नमेंट ने इस मामले में, कि भाई हमें कोई लेना देना नहीं, कि जो आप खास करके एग्रीकल्चर वाला जो एक्सपोर्ट होता था ना फेमिन का टाइम पे भी, उसमें तो एकदम लेसे फेयर मतलब कोई लेना देना नहीं, हाथ खड़े कर लेना, ठीक है। वो वाला इन्होंने अपनाया रवैया गवर्नमेंट ने। हालांकि बाद में इनके वहाँ भी जब सोशलिस्ट मूवमेंट्स वगैरह चलने लग गए, है ना, ह्यूमैनिटेरियन बातें होने लग गई बहुत ज़्यादा, तो फिर इन्होंने 1920s के आसपास थोड़ा बहुत अपनी ब्रिटिश पॉलिसीज़ को मॉडिफाई किया
और थोड़ा यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन दिखावा के लिए करना चालू किया, पढ़ाई कराने लग गए इंग्लिश वगैरह में, है ना। खैर इंग्लिश की पढ़ाई तो पहले से कर रहे थे, थोड़ा बहुत इन्होंने लिबरलाइजेशन करने की कोशिश की, मॉडर्नाइजेशन करने की कोशिश की, यहाँ पे छोटी मोटी इंडस्ट्रीज लगाने दी, है ना। रेलवेज वगैरह को पहले ये माल ढुलाई में ही यूज़ करते थे, फिर इसको पैसेंजर वगैरह में भी कन्वर्ट ज़्यादा किया इन्होंने। लेकिन ये चीज़ें इतनी एक तो लेट आई, और ऊपर से इसका इतना कम लेवल पे अनचाहे मन से गवर्नमेंट ने इनको इन चीज़ों को किया कि उसका इफेक्ट कुछ भी नहीं हमारी सोसाइटी पे दिखने को मिलता है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा चैप्टर। होप आपको सब टॉपिक्स क्लियर हो गए हों। कोई अगर डाउट हो कहीं पे तो प्लीज़ कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे आपके डाउट को क्लियर करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।